नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज फिर से हम यहाँ पे 11-12 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहले तो क्विज वाला वीडियो है, उसके साथ ही साथ आपको डिटेल में सभी चीज़ें बताई जा रही हैं, तो कृपया करके सभी चीज़ें देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया अभी हाल ही में वह कौन सा देश है जिसने कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्टर्ड किया है। तो दोस्तों यहाँ पे दुनिया का वह पहला कौन सा देश बन गया है जिसने कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्टर्ड किया है। तो दोस्तों यह देश है रूस। इसके बारे में याद रखना कि रूस दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने कोविड-19 की वैक्सीन, जिसका नाम दोस्तों स्पुतनिक 5 है, इसे रजिस्टर्ड किया। तो इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया गया रशिया सक्सेसफुली रजिस्टर्ड स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि देश में तैयार की गई स्पुतनिक 5 नामक कोविड-19 वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए सफलतापूर्वक पंजीकृत कर दिया गया है। और रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मॉस्को के गोमिया इंस्टीट्यूट, तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कहाँ पे बनाई गई है, तो गोमिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित की गई कोविड-19 वैक्सीन के लिए नियमित मंजूरी दे दी है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों कि कोविड-19 की वैक्सीन को रजिस्टर्ड करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है, तो वो रूस है। और इसका नाम क्या है दोस्तों, तो इसका नाम है स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन। तो इसके बारे में याद रखना, इसे रजिस्टर्ड किया है किसने, तो रूस ने। दोस्तों यहाँ की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा यहाँ की रूबल है। तो इसके बारे में याद रखना, रूबल यहाँ की मुद्रा है। और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जिनका दोस्तों अभी हाल ही में कार्यकाल 2036 तक बढ़ा दिया गया है। तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये लगाया है दोस्तों 101 वस्तुओं पर। इनके बारे में याद रखना कितनी वस्तुएं, तो 101 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, रक्षा मंत्रालय द्वारा 100 से अधिक वस्तुओं की एक सूची जारी की गई है, जिसके आयात के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद उनके आगे की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो दोस्तों अभी क्या होगा, जो समझौते और समय सीमा है उस समय सीमा तक इन 101 वस्तुओं का आयात किया जा सकता है। इसके बाद इनका आयात बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हम देखते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर मिशन भारत के आह्वान पर सैन्य मामलों के विभाग ने 101 वस्तुओं की एक सूची तैयार की है, जो कि रक्षा में आत्मनिर्भरता पर जोर देगी। दोस्तों इसके लिए यह कदम उठाया गया है। तो इसके बारे में याद रखना कि अभी कितनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया भारतीय रक्षा मंत्रालय ने, तो 101 रक्षा वस्तुओं की आयात पर प्रतिबंध लगाया है। और यह ऐसा अगले 5 से 7 वर्षों के अंदर भारतीय उद्योगों के साथ लगभग कई करोड़ों के अनुबंध हो जाएंगे इन वस्तुओं के उत्पादन के लिए। तो इनके बारे में याद रखना। हम देख लेते हैं दोस्तों आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अभी हाल ही में भारत सरकार ने मानव हाथी टकराव के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आज 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस है। तो इसके पहले यह पोर्टल विकसित किया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि पहले तो आज विश्व हाथी दिवस मनाया गया है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि विश्व में सबसे अधिक हाथी कहाँ पर पाए जाते हैं, वह कौन सा देश है जहाँ पर विश्व के सबसे अधिक हाथी पाए जाते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं, 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में भारत सरकार ने मानव हाथी के टकराव पर एक राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है, तो दोस्तों इस पोर्टल का नाम है सुरक्षा। इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने कौन सा पोर्टल विकसित किया है मानव हाथियों के संघर्ष को रोकने के लिए, तो एक किया है सुरक्षा। चलिए हम देख लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। यहाँ पे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी टकराव के एक राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय पर जानकारी एवं संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकरावों से निपटने का प्रबंध करेगा दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, इस पोर्टल का नाम क्या है, तो इस पोर्टल का नाम है सुरक्षा। और इसे किसने लॉन्च किया है, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। और अभी हमने आज मनाया है 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस, तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में एयर सुविधा नाम का पोर्टल किस इंटरनेशनल हवाई अड्डे ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि एयर सुविधा नाम का पोर्टल अभी नई दिल्ली हवाई अड्डे ने लॉन्च किया है। तो इसके बारे में याद रखना, इस पोर्टल का नाम क्या है, तो एयर सुविधा। हम देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने भारत बद्ध अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा नाम का एक पोर्टल विकसित किया है। दोस्तों ये किसके लिए किया है, तो यह किया है जो यात्री हैं, अंतर्राष्ट्रीय यात्री, उनके लिए किया गया है। और यह अपनी तरह का भारत का पहला पोर्टल है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, जो कि किसी भी इंटरनेशनल
एयरपोर्ट के द्वारा पहला पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो इसके बारे में याद रखना। इसे कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो नई दिल्ली में। इसका नाम क्या है, एयर सुविधा। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अभी हाल ही में विश्व जैव दिवस 10 अगस्त को मनाया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 10 अगस्त को। इसके बारे में याद रखना, अभी हाल ही में 10 अगस्त को हमने मनाया है विश्व जैव ईंधन दिवस। हम देखते हैं यहाँ पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड फ्यूल डे यानी विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। और जो हमारे केंद्रीय पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हैं, तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने अपने यहाँ पे पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति को घोषित किया है। तो दोस्तों यहाँ पे घोषित होगा, इसे याद रखना। यहाँ पे अभी हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने अपने यहाँ पे पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति घोषित की है, तो दोस्तों ये की है मॉरिशस ने। इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि मॉरिशस ने अपने यहाँ पे पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति को घोषित किया है। ऐसा क्यों किया है, तो दोस्तों एक जापानी जहाज है जो कि हिंद महासागर में टकरा गया है, जिसके तेल रिसाव के कारण यहाँ के जो जीव जंतु है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव इन पर पड़ रहा है, जिसके कारण ऐसा किया गया है। हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, द्वीपीय राष्ट्र मॉरिशस की ओर से पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा अभी हाल ही में की गई है। और पर्यावरण आपातकाल का एक जापानी बेल्थॉक कैरियर के रूप में घोषित किया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है दोस्तों, तो मॉरिशस के पास एक चट्टान से जापानी जहाज टकरा गया है, जिससे जो समुद्र में तेल निकल के समुद्र में बह रहा है दोस्तों। इसके कारण मॉरिशस में, जो कि मॉरिशस के आसपास के क्षेत्र के जनजीवन के साथ साथ जो जीव जंतु हैं, जलीय जीव जंतु, इन पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, जिसके कारण मॉरिशस में अभी हाल ही में पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति घोषित की गई है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। इस जहाज का नाम क्या है, तो जापानी बेल्थॉक कैरियर। तो इसके बारे में याद रखना, यह क्या है, तो समुद्री जहाज, एक जापानी जहाज है जो कि यहाँ पे टकरा गया है। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। और दोस्तों मॉरिशस की जो राजधानी है वो पोर्ट लुइस है, इसके बारे में याद रखना। पोर्ट लुइस यहाँ की राजधानी है और मुद्रा यहाँ की रुपया है, तो इसके बारे में याद रखना। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनौथ हैं, तो उनके बारे में याद रखना। पृथ्वीराज रूपन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है, तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि पेरू के नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में रोजर मार्टोस रुइज बने हैं, तो इनके बारे में याद रखना कि रोजर मार्टोस रुइज पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। इनके बारे में देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। पेरू के पूर्व रक्षा मंत्री सेवानिवृत्त सेवा अध्यक्ष वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज को पेरू का नया प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो इनके बारे में याद रखना। और यहाँ के राष्ट्रपति मार्टिन विजकर्रा के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है, तो इनके बारे में याद रखना कि मार्टिन विजकर्रा के द्वारा इन्हें यहाँ पे नियुक्त किया गया है, तो इनके बारे में याद रखना। पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज। और पेरू की जो राजधानी है वो लीमा है दोस्तों, इसके बारे में याद रखना। और सोल यहाँ की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अभी हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर आधारित वेबिनार आयोजित किया गया है। यह वेबिनार कहाँ पे आयोजित किया गया है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर आधारित वेबिनार अभी हाल ही में नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है, आयोजित किया गया है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। हम देखते हैं यहाँ पे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य एवं शिक्षा शीर्षक के वेबिनार का आयोजन अभी हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य एवं शिक्षा के शीर्षक पर एक वेबिनार का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों ये वेबिनार कहाँ पे आयोजित किया गया, नई दिल्ली में दोस्तों। इसका नाम क्या है, तो मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर शिक्षा एवं स्वास्थ्य के ऊपर किया गया, तो इसके बारे में याद रखना। वेबिनार के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए देश भर के विशेषज्ञों के साथ शिक्षा एवं स्वास्थ्य के विषयों पर चर्चा का आयोजन किया गया है, तो इसके बारे में याद रखना कि मध्य प्रदेश स्वास्थ्य एवं शिक्षा शीर्षक का वेबिनार कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो नई दिल्ली में। चलिए हम देख लेते हैं आगे दोस्तों। जो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं, इनके बारे में याद रखना। साथ ही साथ आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं, तो इनके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अभी बेलारूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है जिन्होंने 6वीं बार यहाँ के राष्ट्रपति चुनाव को जीत लिया है, तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि बेलारूस के कौन से राष्ट्रपति हैं, उनका नाम क्या है जिन्होंने 6वीं बार यहाँ के राष्ट्रपति चुनाव को जीत लिया है, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों। अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इन्होंने बेलारूस के 6वीं बार राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। हम देख लेते हैं यहाँ पे, आपने देख सकते हैं दोस्तों, यह बेलारूस के राष्ट्रपति पद के जिन्होंने राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने अभी 6वीं बार राष्ट्रपति चुनाव को फिर से जीत लिया है। यहाँ पे देखते हैं बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के राष्ट्रपति चुनाव में 80.23
फीसदी वोट हासिल की है, तो इनके बारे में याद रखना। और दोस्तों जो बेलारूस की राजधानी है वो मिन्स्क है, इसके बारे में याद रखना। और बेलारूसी रूबल यहाँ की मुद्रा है, तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि बेलारूस की मुद्रा क्या है, रूबल। यही किसकी, रूस की भी मुद्रा है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। और मिन्स्क की यहाँ की राजधानी है, इसके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, पूर्व भारतीय फुटबॉलर मनी तोम्बी सिंह का अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि पूर्व भारतीय फुटबॉलर मनी तोम्बी सिंह का अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनके बारे में देखते हैं। भारत के पूर्व डिफेंडर और मोहन बागान कप्तान मनी तोम्बी सिंह का अभी हाल ही में निधन हो गया है। यह मोहन बागान के लिए खेले और हिंदुस्तान FC टीम के हिस्सों में भी 2010 तक दिल्ली सॉकर एसोसिएशन लीग का खिताब जीत चुके हैं दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना, इनका नाम क्या है, तो मोनी तोम्बी सिंह। यह क्या खेलते थे, तो दोस्तों फुटबॉल खेलते थे, तो इनके बारे में याद रखना। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि मोहन बागान कप किस में खेला जाता है, तो यह भी फुटबॉल में होता है, तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि हसन दियाब कहाँ के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अभी हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया है, तो हसन दियाब प्रधानमंत्री थे लेबनान के दोस्तों। लेबनान वही जगह है जो अभी 4-5 दिनों पहले बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रही थी, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा विस्फोट हुआ है दोस्तों, जिसके कारण जनता के आक्रोश के कारण इन्होंने ऐसा किया है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। हाल ही में लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और हसन दियाब ने बेरूत में हुई बड़े विस्फोट के कारण जनता के आक्रोश को देखते हुए यह कदम उठाया है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि बेरूत में जो विस्फोट हुआ था उसके कारण, जो जनता के आक्रोश के कारण इन्होंने अभी हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया है, तो यहाँ पे याद रखना। और बेरूत के बंदरगाह में 4 अगस्त को भयंकर विस्फोट से व्यापक विनाश हुआ था, जिसमें 160 से अधिक लोग मारे गए थे और दोस्तों लगभग 6000 लोग घायल हुए थे। तो इसके बारे में राजधानी क्या है, तो लेबनान की राजधानी बेरूत ही है दोस्तों, और पाउंड यहाँ की मुद्रा है, तो इसके बारे में याद रखना कि यहाँ की मुद्रा क्या है, तो पाउंड है। और यहाँ की जो राजधानी है वो बेरूत है, जहाँ पे 4 अगस्त को विस्फोट हुआ था, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर प्रधानमंत्री गंदगी मुक्त भारत अभियान की घोषणा की गई है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है, तो किया गया है गंदगी मुक्त भारत अभियान। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंदगी मुक्त भारत अभियान की घोषणा की है, जो कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई की एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में स्वच्छता को रेखांकित करते हुए उपाय देखा गया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, इस अभियान की घोषणा की गई है। और यह अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा, तो यह अभियान 8 से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा, तो इसके बारे में याद रखना। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में KBIC ने अरुणाचल प्रदेश में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पाद केंद्र खोलने की घोषणा की है। तो यहाँ पे याद रखना दोस्तों कि जो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग है, इसने अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में रेशम का अपनी तरह का पहला प्रशिक्षण सह उत्पादक केंद्र खोलने की घोषणा की है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि KBIC केंद्रीय खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा कहां पर अभी हाल ही में रेशम के लिए अपना सह प्रशिक्षण उत्पाद केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो एक ही है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसके बारे में याद रखना। हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, यह केंद्र सितंबर के पहले चिल्लुयू के आदिवासी गांव में शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि चिल्लुयू आदिवासी गांव में इसे शुरू किया जाएगा, जो कि कहां पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसके बारे में याद रखना। और खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1957 में संसद के खादी ग्राम उद्योग आयोग 1956 की गठित समिति के आधार पर वैधानिक मान्यता मिली थी। तो इसके बारे में याद रखना। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।